चैट जीपीटी एक और नई चीज आ गई जिसने और कम दिमाग इस्तेमाल करने की वो आदत डाल दी है। चीजें करीब आने लगते हैं तो उसके साथ साथ स्ट्रेस आता है, क्योंकि आपको नजर आता है कि आपके साथ वाला वहां बैठा और वो इतना कुछ कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं स्त्री और बाष्पन रोग विशेषज्ञ हूँ। तो उस समय हमको बड़ा अच्छा लगा था कि चलो खत्म हो गया, और देखिए मैम कि वो एग्जाम में भी नहीं आया। इसको इससे इतना शर्माना क्या और इसको इतना छुपाना क्या? लेकिन तो आप 50 की उम्र में भी कर सकते हैं। लेकिन मैम आज के जमाने में जो न्यूज देख रहे हैं लोग, मतलब शादी बस बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हैं। ये उनकी कितने तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाए तो वहाँ तो बिना शादी के बच्चे होते हैं, क्योंकि पैदा होने के बाद से तुम्हारे सर पे डाल दिया जाता है, लड़कों के सर पे डाल दिया जाता है कि भैया तुझे घर चलाना है, खानदान चलाना है, तुझे काम करना है, तुझे अपने बूढ़े माँ बाप को पालना है, फिर तुम्हें शादी करनी है, शादी करके तुम्हें बच्चे पैदा करना है, उसमें मेक श्योर करना है कि एक लड़का सब हो ताकि खानदान चलता रहे। तो बच्चे इससे घबराते हैं। और दूसरी चीज शादी, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, शादी का मेन अर्थ खाली ये नहीं होता है कि आपको बच्चा पैदा करना है। तो सबसे अच्छी प्रेगनेंसी कब मानी जाती है? हार्ट की खराबी थी, उसको खून पतला करने की दवा चल रही थी, उसको पीजीआई लखनऊ में बोल दिया गया था कि भैया तुम प्रेगनेंसी करोगे तो तुम मर जाओ, कि आपके गर्भ में बच्चा बन रहा है तो वो आपसे सारी चीजें ले रहा है। फिल्म में देखते थे वो बोलता है कि चॉकलेट खाना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पीरियड आया, उसको चॉकलेट खिलाओ। पीरियड आता क्यों पता है ना, मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाई नहीं। बहुत गलत किया तुम्हारी टीचर ने, हमसे मिलवाना, उसको हम पूछेंगे ये क्या बेवकूफी कर दिया। आप उसको सजेशन दीजिए मैम। बहुत गलत किया। अगर ये नहीं जानेंगे बच्चे तो फिर ये समझेंगे क्या? तो कोई चीज है मैंने ये सजा दी है, अब यहाँ कोई मेहमान नहीं आया तो मैं उसको हटाऊंगी ना। मैम ये जो ब्लड आता है ये हाथ पैर रखता है। बिल्कुल। तो फिर जो बच्चा ठहर जाता है तो फिर ये ब्लड नहीं आता, नहीं आई तो फिर वो ब्लड कहाँ जाता है? अगर किसी महिला का खून कम है और वो प्रेग्नेंट है तो देखा गया है रिसर्च में कि उसका जो बच्चा पैदा होता है उसका मेंटल आईक्यू लेवल एक नॉर्मल बच्चे के आईक्यू लेवल से कम। ये प्रेगनेंसी में जो अल्कोहल होता है और जो स्टेरॉइड होता है कितना हानिकारक होता है? की एक बीमारी प्रियंका चोपड़ा, तो उन्होंने अपने एग बहुत पहले फ्रीज करा लिए थे और उसके बाद जब उन्होंने शादी की तो वही एग फ्रीज उनके निकाले गए, उनके हस्बैंड के स्पर्म से मिला के बेबी बनाया। एक केस और था सिद्धू मूसेवाला ने आईवीएफ ब्रीडिंग के जरिए उसका बच्चा पैदा किया। आपके माध्यम के थ्रू बताना चाह रही हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। आईवीएफ के थ्रू कोई भी लड़का और लड़की वाला काम नहीं होता है। जिसको फ्रीज करा के बैठा हुआ है, 2 कराया और 2 से बच्चे हो गए तो कह रहे मैडम रखे रहने दीजिए, दोबारा मन करेगा तब कराएंगे आपसे। तो फिर वो अदरवाइज सेल्फ मास्टरबेशन इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म फॉर योर प्रेगनेंसी। मेल को ऊपर वाले ने एग्जम्प्ट किया हुआ है, उनका काम है सिर्फ स्पर्म देना और कुछ नहीं। वो कुछ बोल रही थी कि किसी मतलब जब चाहे मन चाहे बच्चा पैदा करने के लिए आप इंडिया से बाहर जाइए और वहाँ अपना प्रोसेस कराइए, आप इंडिया में आ जाइए। हेल्थ के बारे में हमें लगता है कि आज की जनरेशन जो है, मुझे लगता है आई फील सॉरी फॉर देम कि वो ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। मोबाइल डिजिटलाइजेशन होने के कारण हर चीज छोटी हो गई है, आसानी से मिलने लगी है, तो फिजिकल एक्टिविटीज जो है कम है और आई थिंक दे नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उनको रखना चाहिए, जो कि बिल्डअप तब होता है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप अपनी चीजों को बता पाते हैं, जब आप अपने आप किसी चीज को करते हैं। चैट जीपीटी एक और नई चीज आ गई जिसने और कम दिमाग इस्तेमाल करने की वो आदत डाल दी है। तो जितना कम किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो उतना उसका नुकसान ज्यादा होता है। तो Having said this is the thing which I feel is not right, but otherwise I feel कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं coming up वो हमसे ज्यादा चीजों को जानते हैं, ज्यादा मैच्योर हैं, ज्यादा समझ रखते हैं। बस एक करेज की जरूरत है, उनको मिल जाए तो they can do wonders। तो मैम स्ट्रेस, आपने बात की स्ट्रेस, तो आखिर हम बच्चे स्ट्रेस क्यों लेते हैं? आखिर क्या कहाँ से शुरू होती है? वो इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि आप लोगों के लिए दुनिया समझ के बहुत छोटी हो गई है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के भी कहाँ बाहर क्या चल रहा है वो भी आपको पता चल जाता है। आपके फ्रेंड क्या क्या चल रहा है वो भी आपको पता चल जाता है। सोशलाइजेशन एक चीज ने करीब तो ले आना है, लेकिन जब चीजें करीब आने लगती है तो उसके साथ साथ स्ट्रेस आता है, क्योंकि आपको नजर आता है कि आपके साथ वाला वहां बैठा है और वो इतना कुछ कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? या आप ये कर रहे हैं तो आपको इतना अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है जितना दूसरे को मिल रहा है, तो आदमी का फोकस इन सब चीजों में डाइवर्ट होने लगता है, इसीलिए वो लोग स्ट्रेस हो जाता है। एंड सेकेंडली यस, बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ है, सब कुछ है, तो फिर आइडियाज, जॉब्स, हर चीज के अंदर मारामारी शुरू हो जाती है, तो भी थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा मैम, आपसे कोई पूछे कि आप किसकी डॉक्टर हैं? आप थोड़ा अपने बारे में बताइए अपने से। मैं किसकी डॉक्टर हूँ? मैं महिलाओं की डॉक्टर हूँ। आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इसका मतलब है कि मैं स्त्री और बाष्पन रोग विशेषज्ञ हूँ, और राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, यानी कि एक बच्ची के पैदा होने से लेके उसके पूरा टाइम, यानी उसके बड़े होने, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस, फिर उसके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जिस समय वो विवाहित जीवन के लायक होती है, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, फिर जब वो
एज्ड हो जाती है, यानी कि मेनोपॉजल स्टेट में आती है, उस समय की सारी चीजें और परेशानियां, और भगवान न करे अगर इस बीच में उसको कोई भी गंभीर बीमारी होती है, उसके इलाज के लिए एंड टिल द टाइम शी इज ऑन दिस अर्थ, उसके इलाज के लिए लोग मेरे पास आते हैं, महिलाओं की डॉक्टर। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं मैम कि हमारी जब हम क्लास 8 में थे और जब हमने पढ़ाई कर रहा था तो हमारी स्कूल की टीचर ने तो रिप्रोडक्शन चैप्टर को ही रिमूव करा दिया। उन्होंने कहा कि इसको मत पढ़ो, नहीं आएगा, कोई एग्जाम में नहीं आएगा। फिर मतलब बहुत आज हमको पता, उस समय तो हमको बड़ा अच्छा लगा था कि चलो खत्म हो गया। और देखिए मैम कि वो एग्जाम में भी नहीं आया, जो उसने कहा था कि नहीं आएगा उसने इस एग्जाम में भी नहीं आया। तो फिर बड़ा मतलब अपने आप को जब प्रिपेयर कर रहा था आपकी पॉडकास्ट के लिए, तो बड़ा मतलब मैं काफी परेशानियों का मतलब झेलना पड़ा कि मैं किस मतलब अपना जो क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ तो शायद अगले जो क्वेश्चन है। देखिए ये बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं ना, ये मिथ है और बेचारगी है, मुझे लगता है पूरा संसार इसी पे चल रहा है। पूरा संसार रिप्रोडक्शन पे चल रहा है। जी यदि मैम। आप देखें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य इसीलिए है क्योंकि रिप्रोडक्शन है। जी मैम। तो इसको, इससे इतना शर्माना क्या और इसको इतना छुपाना क्या? जो चीज प्रकृति से मिली है तो वो प्रकृति से दी हुई चीज है, तो उससे खुल के बात करनी चाहिए उसके बारे में। उसको जितना आप छुपाएंगे, नहीं बताएंगे, उतना आप गलत सोचेंगे और गलत करेंगे। तो मेरे हिसाब से द होल वर्ल्ड वर्क्स बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम को छुपाना, ना बताना गलत। अच्छा मैम, एक आदर्श उम्र क्या हो सकती है शादी को लेकर? 22-23 साल की उम्र तक महिला का जो आप कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और महिला के अंदर की सारी प्रक्रियाएं इस तरीके से मैच्योर हो जाती है कि वो गर्भ धारण कर सकती हो। तो 23 साल की उम्र से कोई भी महिला मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार हो सकती है प्रेगनेंसी के लिए। उससे पहले शादी अधिकतर हम मना करते हैं। और मैम लास्ट उम्र क्या होती है इसकी? कोई एज नहीं। आप शादी किस लिए कर रहे हैं? शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं की जाती है। शादी है कि एक पति पत्नी का साथ रहे। लेकिन तो आप 50 की उम्र में भी कर सकते हैं। लेकिन मैम आज के जमाने में जो न्यूज देख रहे हैं लोग, मतलब शादी बस बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हैं। ये उनकी जिसको कहते हैं कि एक सोच का तरीका गलत है। शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने के कहते, तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाए तो वहां तो बिना शादी के बच्चे होते हैं। हाँ, तो फिर उसमें शादी का क्या मूल्य है? अपने यहाँ हुआ आ जाएगी तो फिर मैटर खराब ही हो जाएगा, लोग समाज से बहिष्कार कर देंगे। नहीं, वही आपकी सोच बहुत मायने रखती है कि आप शादी को किस रूप में लेते हैं। बाहर इस चीज के लिए कि हमें बच्चा पैदा करना है तो हमें शादी करनी है, नहीं। हमारे यहाँ ये सोच है कि हाँ भाई, अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है या बच्चा चाहिए तो शादी के बाद होना चाहिए। तो ये अलग अलग जगहों के अलग अलग कस्टम्स और रिवाज है। जो मैं आपको कहना चाहूंगी, शादी सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ छोड़ के बाकी जगहों पे तो नहीं होती है। तो ये तो अपनी सोच है कैसे करना है। अच्छा मैम, हम आज उस समाज में रहते हैं जहाँ माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा जल्दी से शादी कर ले और बच्चे पैदा कर ले, हम नाती पोता को आराम से देख के सुखी जीवन फिर अपना कर ले बुढ़ापे में। लेकिन हम बच्चे को क्यों डर लगता है शादी करने से? क्योंकि पैदा होने के बाद से तुम्हारे सर पे डाल दिया जाता है, लड़कों के सर पे डाल दिया जाता है कि भैया तुझे घर चलाना है, खानदान चलाना है, तुझे काम करना है, तुझे अपने बूढ़े माँ बाप को पालना है, फिर तुम्हें शादी करनी है, शादी करके तुम्हें बच्चे पैदा करना है, उसमें मेक श्योर करना है कि एक लड़का सब हो ताकि खानदान चलता रहे। तो बच्चे इसलिए घबराते हैं। और दूसरी चीज, शादी, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, शादी का मेन अर्थ खाली ये नहीं होता है कि आपको बच्चा पैदा करना है। तो जब आप खाली इसी सोच से करेंगे कि ये काम है जिससे हम काम करके बच्चे पैदा करेंगे, तो आपको घबराहट होगी। बल्कि शादी कंपेनियनशिप होती है, जहां एक दूसरा इंसान आपकी जिंदगी में एंटर करता है, जो जिंदगी भर आपके साथ रहने के लिए रहना चाहता है या रहता है। आप दोनों एक दूसरे से ओपन होकर अपनी वो हर बात कर सकते हैं जो आप दूसरे से नहीं कर पाते। तो आपकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो नहीं, वो कहीं इधर नहीं जाती है। देयर इज वन पर्सन ऑन दिस अर्थ जिससे आप सब कुछ कह सकते हैं। तो शादी और हर अपने डिसीजन में जो अच्छे हैं गलत हैं, आपको साथ देने के लिए कोई है जिसकी अनबाइज्ड ओपिनियन आपके साथ रहती है। तो शादी एक बहुत खूबसूरत चीज है, बशर्ते उसको उस तरीके से समझा जाए। शादी को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का कार्यक्रम न समझा जाए। और टू यंग बॉयज एंड गर्ल्स आई मस्ट से कि शादी से पहले एटलीस्ट आप इतने प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सके। और वही चीज आपकी पत्नी के साथ भी, पत्नी भी आप पे डिपेंडेंट ना हो। मेरे हिसाब से हर महिला को अपने लिए खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए कि वो अपने पति के साथ उसके घर को चलाने में सहायता कर सके, फाइनेंशियली भी, मानसिक रूप से भी उसके साथ बन के उसका कंधे से कंधा मिला के उसके लिए हर चीज में साथ दे सके, और आप दोनों मिलकर अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे सके जब तक कि वो खुद इंडिपेंडेंट।
अच्छा मैम, सबसे अच्छी प्रेगनेंसी कब मानी जाती है? सबसे अच्छी प्रेगनेंसी तब मानी जाती है जब आप नॉर्मली कंसीव कर गए हैं अपने आप, बिना किसी दवा के आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, 9 महीने आपको प्रेगनेंसी में कोई बीमारी नहीं हुई है, जैसे कि खून की कमी नहीं हुई है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, पीलिया की बीमारी नहीं हुई है, बच्चा कमजोर नहीं है, और एक टाइम पर 9 महीने के बाद अपने आप प्रसव का दर्द शुरू होता है और नॉर्मल पैदाइश हो जाती है, वो सबसे अच्छी प्रेगनेंसी मानी जाती है। आप मतलब अब तक की आपके लाइफ में सबसे अच्छी प्रेगनेंसी कब थी और सबसे खराब प्रेगनेंसी कब थी? मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे लिए हर प्रेग्नेंट वुमन जो है उसकी प्रेगनेंसी अच्छी होती है। खराब तब होती है जब दुख होता है कि किसी भी गर्भवती महिला को ये पता ना हो कि ये उसकी बीमारी है और इसके कारण उसकी जान जा सकती है और उसने सही उपचार नहीं कराया है। उससे खराब तब होता है जब उसको ये पता है कि उसकी ये बीमारी है, उसके बाद उसने उसका इलाज नहीं कराया है, गर्भ रुका है और उसकी जान को खतरा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बहुत से पेशेंट हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, हमारे यहाँ तो हर तरह के पेशेंट आते हैं, कई हैं मरीज जिनको हार्ट की तकलीफ है, फिर उनको बच्चा रुकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस अभी हमारे पास आया था जिसके हार्ट के वॉल्व चेंज हुए थे, उसके हार्ट की खराबी थी, उसको खून पतला करने की दवा चल रही थी, उसको पीजीआई लखनऊ में बोल दिया गया था कि भैया तुम प्रेगनेंसी करोगी तो तुम मर जाओ। समझदार महिला थी, फिर भी बच्चा रुक गया। तो जब बच्चा रुक गया तो बहुत घबराई, क्योंकि वहां गई तो उन्होंने डांट के भेज दिया। तो फिर वो आई हमारे यहाँ, हार्ट विशेषज्ञ है, उनसे मिली, हमसे मिली, हम लोगों ने सोच समझ के उसकी दवाइयों को टाइट्रेट किया, करते 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 हम लोग आगे बढ़े और उसकी प्रेगनेंसी हो गई, उसको बेबी भी हो गया और वो सही से था। तो इन चीजों का हर को ध्यान रखना चाहिए कि गर्भ रुकना स्वाभाविक है, बच्चा होना स्वाभाविक है, बच्चे की पैदाइश भी स्वाभाविक चीज होती है। पुराने समय में जब डॉक्टर्स नहीं थे तो अब घर पे ही होता था, पर अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे पॉल्यूशन, स्ट्रेस और बहुत सी बीमारियां आई हैं, तो हर महिला को जो गर्भवती है उसको किसी विशेषज्ञ, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ है या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास एक बार खुद को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि सही समय पे अगर हम कोई चीज पकड़ लेते हैं तो हम और बच्चे दोनों को बचा सकते हैं। अच्छा मैम, जो मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी में, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? कौन सी मेडिसिन, जो क्यों साइड? प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन चलती है, आपको मालूम है बेटा मेडिसिन कौन सी चलती है? नहीं, ये तो मैम हमको सबसे बड़ी खतरा है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ आयरन और कैल्शियम की गोली चलती है। अच्छा। आयरन इसलिए देना पड़ता है मजबूरी में क्योंकि हमारी आयरन इंटेक इंडिया में कम है और बहुत कैलकुलेशन के बावजूद जितना आयरन चाहिए होता है, क्योंकि आपके गर्भ में एक बच्चा बन रहा है तो वो आपसे सारी चीजें ले रहा है। तो हमारे यहाँ महिलाओं को खून की कमी होती है, हमारे यहाँ महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है। तो जब बच्चा उनसे सब ले रहा है तो उनके शरीर में कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीजें आप नहीं देखे तो उनको खतरा रहता है। तो प्रेगनेंसी में जो दवा चलती है 9 महीने, वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है, मल्टीविटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, जो कि हर महिला को लेना चाहिए। कुछ दवाइयां हैं जो कि जरूर लेनी चाहिए, जैसे शुरू के 3 महीने में फोलिक एसिड जरूर लेना चाहिए, उसके ना लेने से कई बार जो है बच्चे का सर नहीं बनता है, बच्चे की दिल की हड्डी नहीं बनती है। तो ये दवाइयां आपके मल्टीविटामिन हैं, ये कोई बीमारी की दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं जो कि लेने चाहिए। ये दिमाग से हटा देना चाहिए कि हमको तो दवा चल रही है। हमारे गांव क्षेत्र में यही सिस्टम हो जाता है कि फलाना है, उसकी जो पत्नी है उसको दवा चलने लगी अभी। हमारे जो क्षेत्र में अब तक मैं यही जानता था कि मैंने मेडिसिन चलती है, हम मैं नहीं जानता था कि ये मल्टीविटामिन हैं जो कि प्रेगनेंसी में इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि गर्भ में बच्चा है, जी। बच्चा माँ से सब ले रहा है। अभी तक तो वो अपने लिए खा रही थी, अब एक बच्चा भी एक्स्ट्रा आ गया है, खाना उतना ही है और कई बार कम भी हो जाता है उल्टियों के कारण, चीजों के कारण, तो फिर उसको वो चीजें कहाँ से मिलेगी? तो उसीलिए वो मल्टीविटामिन। हमारे गांव क्षेत्र में मैम, फिर पूर्वांचल में या फिर जो हमारी जो शिक्षा है उस लेवल की नहीं, तो मैम अभी भी लड़कियों को पीरियड के लिए बहुत मतलब मिथ चलता है गांव में कि अरे ऐसा है वैसा है। तो मैम उस मिथ को क्या कैसे आप देखते हैं? और जो चलता है कि नहीं, लड़की का अगर पीरियड आ रहा है तो उस समय ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हम रील में देखते थे, वो बोलता है कि चॉकलेट खाना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है पीरियड आया उसको चॉकलेट खिलाओ। देखिए ऐसा है कि ना, जब पीरियड्स के लिए तो खैर वो तो एक कितना लंबा टॉपिक है कि घंटों घंटों उसके लिए बात की जा सकती है। पीरियड्स एक तो नॉर्मल चीज है, सबसे अच्छी बात है पीरियड ना आए तो टेंशन ज्यादा होनी चाहिए। पीरियड अगर आ रहा है टाइम टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी बच्ची को अगर 16 साल की उम्र हो गई है, उसके छाती की बनावट अच्छी आ गई है, बाल बाल सब बन रहे हैं और फिर भी उसको महीना नहीं आ रहा है, तो उसको एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। ठीक है ना? और पीरियड्स जो है शुरुआती दौर में किसी भी बच्ची को जरूरी नहीं है कि हर महीने के महीने आए, कई बार 2 महीने 3 महीने पे भी आते हैं, वो नॉर्मल है। जब बच्ची की उम्र 18 से 19 साल होती है उसके बाद धीरे धीरे पीरियड नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। हर महीने पीरियड आता, और पीरियड आता क्यों पता है? ना, मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाई नहीं। बहुत गलत किया तुम्हारी टीचर ने, हमसे मिलवाना, उसको हम पूछेंगे ये क्या बेवकूफी कर दिया। आप उसको सजेशन दीजिए मैम। बहुत गलत किया। अगर ये नहीं जानेंगे बच्चे तो फिर ये समझेंगे क्या? बहुत तकलीफ होती है मैम। तो देखिए पीरियड आना क्या होता है कि हर महीने
बच्चेदानी अपने आप को तैयार करती है बच्चे को लेने के लिए। अब उसको तो नहीं पता ना कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है, आपकी उम्र कितनी है, उसको तो एक प्रोसेस पता है कि मुझे ये प्रोसेस पूरी करनी है। तो हर महीने बच्चेदानी हर औरत की, चाहे वो शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो या विधवा, तो जब तक उसको महीने आने, यानी कि 16 साल की उम्र से अगर महीना शुरू हुआ है तो 45 साल की उम्र तक की हर महिला को हर महीने उसकी बच्चेदानी तैयार करती है कि गर्भ रुक सके, क्योंकि पूरी दुनिया जो है रिप्रोडक्शन पे चलती है, तो वो हम भी उससे अलग हटके नहीं। अब अगर किसी कारणवश गर्भ नहीं धारण होता, यानी कि संबंध नहीं बना है या शादी नहीं हुई है या किसी कारण से बेबी नहीं रुका है, तो अंदर की जो परत बन के अपने आप को तैयार करती है बच्चा लेने के लिए, उसको बाहर निकलना है जी। कि भाई वो अगर अंदर पड़ा रहेगा, कोई चीज है मैंने ये सजा दी है, अब यहाँ कोई मेहमान नहीं आया तो मैं इसको हटाऊंगी ना, तो फिर उसको हटाने का मतलब फिर वो परत जो है महीने के रूप में बाहर गिरती है। इसीलिए हर महिला को हर महीने के महीने महीना आता है, और अगर महीना नहीं आया है और वो उस पीरियड में है कि जिस समय गर्भ रुक सकता है, तो हमेशा जब भी महीना नहीं आता है, चढ़ता है, तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अच्छा मैम, ये जो ब्लड आता है ये हाथ पैर रखता है, बिल्कुल तो फिर जो बच्चा ठहर जाता है तो फिर ये ब्लड नहीं आता, नहीं आई, तो फिर वो ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड कहीं नहीं जाता बेटा, बच्चेदानी अपने आप को तैयार करती है बच्चे को लेने के लिए, फिर बच्चा धीरे 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 उसमें बड़ा होने लगता है, तो जो चीज बाहर निकलनी है वो बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये गंदा ब्लड नहीं है, हानिकारक ब्लड नहीं है। तो मैम अच्छा, हानिकारक blood। हानिकारक है ही नहीं, तो फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ही नहीं बनता है कोई और इसके अलावा। मैम हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छी डाइट क्या है? नॉर्मल डाइट जो भी आप खाते हैं, नॉर्मल घर की डाइट जो भी एक महिला लेती है वो लेते रहना चाहिए, जो उसको डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स बताए हैं वो लेते रहना चाहिए, तो उससे आपको स्वस्थ बच्चा होता है। खास तौर से खून की कमी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। खून और थायराइड। अगर किसी महिला का खून कम है और वो प्रेग्नेंट है, तो देखा गया है रिसर्च में कि उसका जो बच्चा पैदा होता है उसका मेंटल आईक्यू लेवल एक नॉर्मल बच्चे के आईक्यू लेवल से कम। तो हमेशा हीमोग्लोबिन खून जो है आपका, जो एक नॉर्मल रेंज में जो चाहिए, शुरू के 6 महीने में 11 ग्राम से ऊपर और छठे से 9वें महीने में 10 ग्राम से ऊपर, ये जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके लिए आयरन की गोलियां लीजिए ताकि वो उतना बना रहे। जब वो उतना बना रहेगा तो फिर बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में, आईक्यू पोषण में कोई कमी नहीं आएगी। थायराइड अगर बहुत ज्यादा है पेशेंट का, तो उससे भी बच्चे की कॉन्ग्रेनेटिव डिसऑर्डर्स, इन सब चीजों में कमी आती है। तो मोमेंटली आप अगर नॉर्मल है तो आपका बच्चा नॉर्मल और हेल्दी होगा, अगर आप में कमी है तो आपके बच्चे में वो रिफ्लेक्ट। अच्छा मैम, जेनेटिक कुछ होता है क्या कि नहीं, पिता का आईक्यू लेवल कम था तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे का भी आईक्यू लेवल कम हो सकता है? आईक्यू लेवल खाली जेनेटिक पे नहीं डिपेंड करता है। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेन्स जो कि अगर पति पत्नी में है तो उससे उनके बच्चे में जा सकते हैं। वो सिंड्रोम्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग चीजें होती है। सिर्फ एक आईक्यू आप नहीं कह सकते, नॉट लाइक दैट कि आईक्यू अगर फादर का कम है तो बच्चे का कम होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आईक्यू आपके जेनेटिक के अलावा इन्वायरमेंटल चीजों पे भी बहुत डिपेंड करता है। माँ अगर स्वस्थ है, हेल्दी है, तो बच्चे के हेल्दी होने के चांसेस ज्यादा है। जेनेटिक बीमारियां होती हैं, पर फिर वो एक पूरा अलग सिस्टम, एक अलग फील्ड है जिसके बारे में एक अलग समय पे अलग बात की जा सकती है। जी। बहुत सी चीजें हैं जो माँ और बाप से जेनेटिकली बच्चे में जाती है। मैम आजकल का जो समय है और आजकल का दौर है, मतलब मॉडल जमाना हो गया है, इसमें लोग अल्कोहल की तरफ, जिम के पाउडर की तरफ जा रहे हैं कि मैं अल्कोहल लूंगी, फैशन चल रहा है, और जिम में जाऊंगी, स्टेरॉइड लूंगी तो मतलब अच्छा लगेगा, जिम जाओ हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो मैम ये प्रेगनेंसी में जो अल्कोहल होता है और जो स्टेरॉइड होता है कितना हानिकारक होता है? एक्चुअली आई हैव नॉट कम अक्रॉस एटलीस्ट छोटी जगहों पे कोई भी महिला जो अल्कोहल और स्टेरॉइड्स लेती हो। जी। तो ये दोनों अलग अलग छोड़ के हैं। अल्कोहल के लिए कहा जाता है कि कहीं भी एविडेंस नहीं है कि अल्कोहल कितना नुकसान करता है। दे से कि इवन द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ अल्कोहल बच्चे को परेशानी दे सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो अगर शुरू के 3 महीने में महिला अल्कोहल ले रही है और वो प्रेग्नेंट है तो उसका असर बच्चे पे आ सकता है। स्टेरॉइड्स अगर वो ले रही है, बट नेचुरली जैसी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको मना किया जाता है कि ना वो स्टेरॉइड्स ले, ना ही वो, ये आप एक बात ना वो स्टेरॉइड्स ले, ना ही वो अल्कोहल ले, ना ही स्मोकिंग करे। स्टेरॉइड से भी बच्चे के ऊपर उसके क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और अगर वो किसी भी चीज का सेवन कर रही है तो उसको अपनी विशेषज्ञ को बताना चाहिए, और जो चीजें बच्चे के लिए हार्मफुल है उसे बंद करना चाहिए। शुरू के 3 महीने में ये सब चीजें बहुत नुकसान करती है और आगे भी कर सकती है 9 महीने के दौरान। तो इट्स अ बिग नो फॉर अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग इनटेक एंड स्टेरॉइड्स। अगर स्टेरॉइड आपको किसी बीमारी के कारण दिए जा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, लेकिन अगर आप शौकिया ले रही है तो आपको लेगी। अच्छा मैम, सबसे बड़ा मिथ क्या है प्रेगनेंसी को लेकर? कि एक बीमारी सबसे बड़ा मिथ यही है कि ये एक बीमारी है।
और तो वो लगता है ये प्रेगनेंसी आगे तो एक बीमारी नहीं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, आप इसको एंजॉय कीजिए। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको 24 घंटे बिस्तर पे लेटे रहना है, और ये भी नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप हरकुलिस बन के बहुत भारी भारी वजन उठाइए। कोई चीज है जो बीच में रहनी चाहिए, इस चीज का मुझे याद रखना चाहिए। अच्छा मैम, रिलेशनशिप में किसका ज्यादा रोल होता है, मेंटल लव का या फिजिकल लव का? This is a very this is a question which is not, I think both mental and physical. मैम ये क्वेश्चन मैं बोला हूं ना कि मैं तैयार कर रहा था तो हमको ये नहीं आइडिया था कि ये क्वेश्चन मैं कैसा तैयार कर रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा है। Oh, it's okay. Any relationship has both physical and mental involvement. Without physical involvement and sexual pleasure, आप मेंटली बहुत एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाती, वो तो दोनों ही चीज का इक्वल रोल है। मैम आज का जो दौर है टेक्नोलॉजी का, मैम इसमें स्पर्म फ्रीजिंग क्या है, जो आज के दौर में बड़ा ट्रेंडिंग चली, स्पर्म फ्रीजिंग करा लो। स्पर्म फ्रीजिंग नहीं है उतना ट्रेंडिंग जितना oocyte फ्रीजिंग है। oocyte फ्रीजिंग का मतलब है महिला अपने अंडे फ्रीज करा। अच्छा, वो इसलिए किया जाता है कि जैसे कि आजकल हर कोई जो है चाहता है कि उसका कैरियर अच्छा बने, आगे चल के कैरियर में सेटल हो, तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, महिलाओं के लिए उनकी एज, उनकी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी अंडों की क्वालिटी और गुणवत्ता खराब होती जाती है। तो ऐसे में भी जनरली एडवाइस, मैंने अपनी बेटी को एडवाइस किया है, बिकॉज वो अभी प्रोबेबली मैरिज के बारे में जब वो 29-30 की हो जाएगी उसके बाद सोचेगी, तो आई हैव एडवाइस है कि हम तुम्हारी एग फ्रीजिंग कर दें, बिकॉज अभी तो वो छोटी है। लेकिन जैसे कोई 23-24 का होता है और उसको लगता है कि अभी मुझे शादी 30 साल के बाद में करनी है, तो वो अपने अंडों की, क्योंकि उम्र इस समय यंग है तो अंडे बहुत अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ आते हैं IVF के थ्रू, हम उनकी जो है सिर्फ उनके अंडे निकाल के फ्रीज करके रख देते हैं, ताकि ये हमारे पास 5 साल 10 साल तक पड़े रहेंगे। और जब 30 साल 35 साल की उम्र हो रही है और तब वो सोच रही कि अब हमें बेबी चाहिए, लाइक वो कौन है, प्रियंका चोपड़ा, तो उन्होंने अपने एग बहुत पहले फ्रीज करा लिए थे, और उसके बाद जब उन्होंने शादी की तो वही एग फ्रीज उनके निकाले के उनके हस्बैंड के स्पर्म से मिला के बेबी बनाए। एक केस और था सिद्धू मूसेवाला ने IVF फ्रीजिंग के जरिए उसका बच्चा पैदा कर। सो आई रियली सी कि आपके पास अब जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। उम्र के कारण आप अगर अभी मेंटली तैयार नहीं है शादी करने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है शादी करने की, आप अपनी एग फ्रीजिंग करा लीजिए। एग फ्रीजिंग में आपके यंग एग फ्रीज रहेंगे, आपकी 32-33 की उम्र में आपने ट्राई किया, आपकी प्रेगनेंसी खुद रुक गई, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रुक रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने उन यंग एग्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज द मोमेंट भी फ्रीज है। अगर आपकी उम्र 23 साल 5 महीने है या 24 साल की है और आपने 24 साल पे फ्रीज कराया है, तो मेरे पास वो 10 साल भी पड़े रहेंगे तो उसकी उम्र सिर्फ 24 साल। अच्छा मैम, जो IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मन चाहे बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं? मन चाहे बच्चा पैदा है। IVF से आपको बेबी हो सकता है, अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है। मन चाहे का मतलब कि वो लड़का हो या लड़की हो, सेक्स डिटर्मिनेशन इज एब्सोल्युटली इलीगल। मैं सबको आपके माध्यम के थ्रू बताना चाह रही हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। IVF के थ्रू कोई भी लड़का और लड़की वाला काम नहीं होता है। जिसको गर्भ नहीं रुक रहा है उसको गर्भ रुक सकता है, वो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो हमारे यहाँ। मैम जो IVF होता है इसका टोटल खर्च क्या होता है? डिपेंड करता है कि मरीज की परेशानी क्या है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आप समझ के चले, कोई भी अगर जिस महिला और पुरुष के, महिला के अंडे और पुरुष के बीज दोनों के ठीक है और हम IVF कर रहे हैं, तो लगभग 1.5 लाख के करीब का उनका खर्चा बनता ही है। तो इसका लिमिटेड समय होता है कि मतलब इतने समय में खत्म हो जाना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए अंडे, या फिर जो IVF होता है जैसे मैंने उसमें आपके अंडे, उनका अंडा लिया, बीज लिया, एम्ब्रियो बनाया। अब एम्ब्रियो जितने भी आपके बने वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप उसको तुरंत ट्रांसफर कराना चाहते हैं कि कुछ समय बाद ट्रांसफर कराना चाहते हैं। कितने अंडे बने, मेरे एक पेशेंट ने जिसके 8 एम्ब्रियो बने, 8 बच्चे बने, वो फ्री से रह के बैठा हुआ है, 2 कराया और दोनों से बच्चे हो गए, तो कह रहे मैडम रखे रहने दीजिए, दोबारा मन करेगा तब कराएंगे आप। तो फिर वो क्या होगा, जो बचे हुए अंडे हैं वो फ्रीज है, उनके नाम पे फ्रीज रहते हैं, यू कैन फ्रीज देम फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। अच्छा मैम, क्या कभी आपके पास ऐसा केस आया ही जरूर होगा कि मैम ऐसा है कि 2 बच्चियां हो गई हैं, अब बच्चे चाहिए उनको? एक नहीं, बहुत आते हैं और आपके सबके सामने में हाथ जोड़ देते हैं, सर हमारे यहाँ लड़का लड़की का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। मैम दारू और स्मोकिंग में क्या मतलब सबसे हानिकारक कौन हो सकता है? दोनों। कैसे? दोनों हानिकारक होते हैं, बट इफ यू आस्क मी, स्मोकिंग ज्यादा नुकसान देती है और दारू भी देती है, पर स्मोकिंग ज्यादा नुकसान देती है। प्रेगनेंसी में दोनों नुकसान देते हैं। मैम प्रेगनेंसी में कितना खतरनाक होता है सेल्फ मास्टरबेशन? नथिंग, नो, बिल्कुल नहीं। सेल्फ मास्टरबेट अगर कोई करना चाहता तो कर सकता है, कोई नुकसान नहीं। आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर आपको नीचे इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग है या खुजली है तो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सेल्फ मास्टरबेशन इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म फॉर योर प्रेगनेंसी। अच्छा, उससे शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं,
अच्छा मैम, जो महिला शरीर का अबॉर्शन पर कितना प्रभाव पड़ता है? डिपेंड करता है। अगर अबॉर्शन आपका जैसे कि बच्चा खराब हो गया है और एक सही क्लिनिक में हुआ है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, स्टेरिलिटी मेंटेन्ड है, तो बहुत नुकसान नहीं होता। नहीं तो किसी आपने ऐसी जगह पे कराया है जहाँ सुविधा नहीं है, जहाँ किसी को पता नहीं है, तो औरतों की बच्चेदानियां फट जाती हैं, आते फट जाती हैं, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है। और मान लीजिए बहुत सी महिलाएं, घर वाले फोर्स करते हैं या खुद भी उस चीज को करती हैं कि 3 महीने से ऊपर पता लगाया क्या है और चली गई कहीं भी छोटी जगह में अपना बच्चे को गिराने के लिए। तो ऐसी हमारे पास बहुत सी आई हैं जिनको बहुत ब्लीडिंग होती है, किसी की बच्चेदानी फट गई है, आंत फट गई है, तो वो तब अनसेफ होता है। अच्छा मैम, प्रेगनेंसी के बाद शरीर पे कोई जैसे शरीर में बदला? जी बिल्कुल आता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं कोई भी महिला, तो उसके शरीर में कम से कम 12 से 20 किलो के करीब वजन बढ़ता है, बढ़ जाता है? क्योंकि आप बच्चे के साथ हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी कम से कम 4 से 5 किलो वजन शरीर पे रह जाता है। तो उसके लिए फिर आपको अपना खान पान, डाइट, सब चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए। बहुत महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के बाद 90% औरतों को वो खत्म हो जाता है, पर कुछ के अंदर वो कंटिन्यू रहता है। अच्छा मैम, तो ये तो हो गया मेल पे। फीमेल पे, मेल पे कोई प्रभाव? मेल को ऊपर वाले ने एग्जम्प्ट किया हुआ है, उनका काम है सिर्फ स्पर्म देना और कुछ नहीं। मैम एचपीवी और एचआईवी में अंतर? एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ये वो वायरस है जिसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकते हैं और कैंसर होने के चांसेस आते हैं। एचआईवी इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से या आईवी ड्रग यूजर से ड्रग यूज करने से और संक्रमित ब्लड के ट्रांसफ्यूजन करने से किसी को भी हो सकता है। तो मैम कैसे पता मतलब कर सकते हैं कि बच्चा माँ पे जाएगा या फिर पिता पे जाएगा? नहीं पता कर सकते। ये नहीं हो सकता? आप घर में टिप्स एंड टोस खेलते रहिए। जब बेबी हो तो एक दिन वो आपको लगेगा कि मम्मी की तरह है, एक दिन है कि आपको लगेगा कि पापा की तरह है। दैट इज कॉल्ड पैटर्निटी टेस्ट, जिससे तुम बात कर रहे हो। पर दैट इज वेरी उसके लिए अगर आपको शक है कि ये किस मतलब माता पिता में से कोई का नहीं है, पैटर्निटी टेस्ट कराना है, तो उसके बहुत बड़े लीगल तरीके हैं, उसके थ्रू ही आप पैटर्निटी टेस्ट करा सकते हो। बाकी बच्चे में आधी चीजें माँ से जाती हैं और आधी चीजें पिता से जाती हैं। मैं शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट कर रहा था, तो कोई डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर, और मैं जो अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए उन्हीं का हेल्प लिया। तो वो कुछ बोल रही थी कि किसी मतलब जब चाहे बच्चा पैदा करने के लिए आप इंडिया से बाहर जाइए और वहां अपना प्रोसेस कराइए, आप इंडिया में आ जाइए। ये आपकी मर्जी है। देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि आपके लिए वॉट एवर यू वांट अ मेल चाइल्ड, यू वांट अ फीमेल चाइल्ड, नीली आंखें, गोरा रंग, ये सब चीजों का हो जाता है। अच्छा। बट नॉट इन आवर कंट्री। सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल इन इंडिया, सो इट इज नॉट डन। बाकी देर आर सम कंट्रीज जो कि इस काम को करती हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं। अच्छा मैम, जो महिलाओं का जो अंडा होता है वो मतलब लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? लिमिटेड होता है। और पुरुषों का? जिंदगी भर जब तक जिंदा है तब तक बीज बनते रहते हैं, क्योंकि उनके स्क्रोटम में बीज बनते हैं। हर 3 महीने पे नए बीज बनते रहते हैं। तो एक 75 साल के आदमी के भी बीज बनेंगे, एक 80 साल के आदमी के भी बीज बनेंगे। महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा 35, 36, 40, 45 तक ही उनके अंडे रहते हैं, उसके बाद खत्म। तो मैम जो अगर 50+ का एज हो गया और जो मतलब 25 के लगभग है, तो फिर इन दोनों में तो अंतर तो आएगा? बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा आईक्यू लेवल पे या फिर उसका जो भी शरीर की बनावट पे? नहीं, बनावट पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेल्स की एज ज्यादा है, 45 से ऊपर है, तो उनके स्पर्म्स के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी आती है। तो कई बार उससे जब बच्चे होते हैं तो अबॉर्ट कर जाते हैं, या उससे जो एम्ब्रियो बनते हैं वो ठीक नहीं बनते हैं। अच्छा मैम, जो ये होता है कि हमारे साइड आजकल जो चलता है कि शादी हो रही है तो कम एज से करनी चाहिए या फिर अपने के लेवल की एज से करनी चाहिए, फिर अपने से ज्यादा एज की लड़की शादी करनी चाहिए? दैट इज ऑल योर मेंटल डिसीजन। ये कोई मतलब प्रभाव नहीं डालता है? जैसे इस चीज पे प्रभाव चाहिए बच्चे पे? काहे को? बच्चे पे किस तरीके का प्रभाव? भाई अगर आपकी उम्र 25 और आप 50 साल की महिला से शादी कर रहे हैं तो उसको तो प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि उसका तो मेनोपॉज वाली स्टेट आ गई है। आपकी उम्र 25 साल है लेकिन आप 30 साल की महिला से शादी कर रहे हैं, तो बच्चे पे क्यों प्रभाव आएगा? ये नहीं मैं समझ पा रही हूँ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम बच्चे का मतलब बनावट हो गई, उसकी सोचने की बनावट क्यों? एज मतलब एक तरह से हाइट हो गया। हाइट का तो चाहे वो 50 साल की हो चाहे 25 साल की हो, वो कहाँ चेंज हो? सेम रहेगा। हाइट तो सेम ही रहेगी ना। अच्छा मैम, कोई महिला की जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है उसकी अंडों की गुणवत्ता खराब होती जाती है। उसका फिर अगेन मैं कह रही हूँ कि शादी से कुछ भी लेना देना नहीं है। शादी 20 साल का आदमी अगर 30 साल की औरत से कर रहा है तो वो उनकी अपनी मेंटल पंक्चुअलिटी है, उसके कारण शादी कर रहे हैं। उसमें खाली बच्चे को लेकर अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं या बच्चे के लिए आप शादी कर रहे हैं तो ये बहुत ही
वियर्ड क्वेश्चन है जिसका जवाब मेरे पास है। अच्छा मैम, 5 ऐसी बातें जो दोनों पार्टी को बताना चाहेंगे, 5-6 जो मतलब जो आपको अच्छा। मतलब मैरिड कपल्स। हाँ, मैरिड कपल्स को। पहली बात, अगर यंग हो, उम्र आपकी 30 से कम है, तो घबराओ मत कि 6 महीने में, मतलब महिलाओं के साथ ये यहाँ खासतौर से इस एरिया में, जिस दिन शादी हुई है सुहागरात के बाद ही अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो वो तो बहुत ही अच्छी बहू है। तो प्लीज इस चीज के चक्कर में ना पड़े। शुरू में 1-1.5 साल तक अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रहे और दोनों हमेशा निरंतर साथ में रह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 साल तक में लगभग 92 to 95% लोगों को प्रेगनेंसी रुक जाती है। अब हमसे बहुत ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर आप बच्चे के लिए चाहते तो कितनी बार हमको साथ में रहना चाहिए। तो अगर हर हफ्ते आप 2 से 3 बार संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है। दूसरा, अगर सेक्सुअल प्रोसेस जो साथ में आप रहते हैं उसके अंदर अगर कोई परेशानी है, जैसे बीज बाहर नहीं गिर रहा है या इरेक्शन की प्रॉब्लम है या पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इन चीजों के लिए आपको जरूर अपनी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज अगर सब ठीक है तो हफ्ते में 2 बार भी अगर कोई साथ में रहते हैं पति पत्नी, तो साल भर में उनकी प्रेगनेंसी रुक सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 साल के बाद ही उनको आगे बढ़ना चाहिए इसके इलाज के लिए। तीसरी चीज, अगर किसी महिला की उम्र 35 साल है या उससे ऊपर है और उसकी शादी हुई है और 6 महीने में अगर उसकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो उसको अपने विशेषज्ञ से मिलकर जरूर प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा कब चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सा चाहिए, कौन सा तो खैर हक ऊपर वाले ने आपको नहीं दिया है, इसका डिसीजन पति पत्नी को लेना चाहिए। ये पूरा परिवार या पूरा समाज का डिसीजन नहीं होना चाहिए कि 2 साल हो गए अब तक बच्चा नहीं हुआ, या 1 साल हो गया बच्चा नहीं हुआ, अच्छा उसका तो लड़का हो गया तुम्हारी तो लड़की हुई। ये बहुत बहुत बेकार चीज है, अब इनसे बाहर निकलना चाहिए। दुनिया चांद तक पहुंच गई है, अब मार्स पे जा रही है, लड़की लड़की में कहीं फर्क नहीं रह गया है। उस चीज को समझना चाहिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके। और बेचारे लड़कों को मुक्त करो इस बोझ से, कोई खानदान पालना है, बेचारे अपने आप को पाल लें, वही बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। पैदा होते ही उनके दिमाग कस दिया जाता है कि भैया तुम तो खानदान के चिराग हो, तुमसे बहुत आशाएं हैं, तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। पैदा होने के बाद से उसी के अंदर दबे चले जाते हैं, तो वो क्या निखर पाएंगे अगर उनको आप फ्रीडम मिले। दूसरा, बच्ची पैदा होती है, बच्चा तेरा तो यही काम है, टाइम पे शादी कर देंगे, घर को संभालना है, घर वालों को अच्छा मांगना है, कोई कुछ बोले मुंह नहीं खोलना है, चाहे मार पीड़े कुछ भी पड़े, ऐसा ना कीजिए। बच्चियों को आप इतना स्वावलंबी बनाइए, सेल्फ सफिशिएंट बनाइए कि वो अपना ख्याल रख सके। वो एक गाय बन के ना रह जाए कि एक खूटे से उठा के दूसरे खूटे में बांध दिया, दूसरे खूटे से उठा के इस खूटे में बांध दिया, भैया से बच्चा पैदा करे और दूध दे। ये नहीं होना चाहिए। उसकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। वो भी आपको उतना ही ध्यान रखिए जितना आपका लड़का रखे हो। नहीं तो आजकल तो मैंने देखा शादी होते ही लड़का अपनी उस बेचारे के पास इतने काम है, उसको अपना परिवार भी देखना है, बच्चे भी पालने हैं, सारी चीजें करनी है, वो नौकरी के लिए 4 जगह भागने वाला है। तो अब इन चीजों को खत्म करके एक लड़कों की पॉलिसी अपना के खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रहे।